Hello friends, welcome to my channel The Coders Club, where programming is fun. Click on the subscribe button to not miss any updates and don't forget to press the bell icon. Thank you. तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स और एक्सप्रेशंस के बारे में। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे कंटेंट्स क्या हैं। तो हमें पढ़ना है ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स के बारे में, एक्सप्रेशंस के बारे में, ऑपरेटर का जो ऑपरेशन का ऑर्डर होता है उसके बारे में, मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में, स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में, और पाइथन में आप कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं अपने कोड के बीच में। और वीडियो के एंड में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वो ट्रिक पता चले। तो पहले हम देखते हैं ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स के बारे में। Operators are special symbols that represent computation like addition, subtraction, multiplication, division and exponentiation. तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनका यूज़ हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए करते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे 20 + 32 या r-1। तो r-1 तो r एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने कोई वैल्यू स्टोर पहले से की होगी जिसमें से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर r × 60 + मिनट, मिनट बाय 60, 5 एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर का ये सिंबल है 2 स्टार, इसकी वैल्यू होगी 25। ठीक है। और फिर ये ब्रेसेस का यूज़ करके कैसे करते हैं ऑपरेशन, ये है। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सप्रेशंस के बारे में। एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़, variables and operators. A value all by itself is considered as an expression and so is a variable. So एक्सप्रेशन क्या होते हैं? वो एक केवल वैल्यू भी हो सकती है, वो केवल एक वेरिएबल भी हो सकता है, और वो वैल्यू और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 17 लिखा है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अगर केवल x लिखा है जो कि एक वेरिएबल है, वो भी एक एक्सप्रेशन है। और अगर हम x + 17 लिख देते हैं तो वो वेरिएबल और वैल्यू का कॉम्बिनेशन है, वो भी एक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट हम लोग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं कि जो हम लोग के ऑपरेटर्स होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। अगर आप कई ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो कौन सा पहले अप्लाई होगा। तो इसके लिए आप एक सिंपल सा रूल याद कर सकते हैं, पैड मास। जैसे मैथ्स में हमने पढ़ा था बॉड मास, वैसे इसमें आप पैड मास याद कर सकते हैं। PEDMAS, P फॉर पैरेंथेसिस, E फॉर एक्सपोनेंशिएशन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, D फॉर डिवीज़न, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो पैरेंथेसिस जो होती है उसकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि ये हमारा 2 * 3 - 1 है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखा है 3 - 1। तो पहले हमारी पैरेंथेसिस के अंदर की वैल्यू कैलकुलेट होगी जो कि होगी 2। तो फिर हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 * 2। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 4। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 + 1 पैरेंथेसिस में है, फिर एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 5 - 2। तो पहले हम पैरेंथेसिस कैलकुलेट करेंगे। तो 1 + 1 2 और 5 - 2 3। तो 2 एक्सपोनेंशिएशन 3, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8। नेक्स्ट होता है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस जो होती है वो पैरेंथेसिस की होती है, उसके बाद जो ऑपरेटर आता है वो होता है एक्सपोनेंशिएशन। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं 2 एक्सपोनेंशिएशन 1 + 1। तो इसमें आप अगर पहले 1 + 1 कैलकुलेट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 2, और 2 एक्सपोनेंशिएशन 2 4। तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको प्रेसिडेंस याद करनी होगी। एक्सपोनेंशिएशन की प्रेसिडेंस होती है
एडिशन से पहले, तो पहले हम एक्सपोनेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो 2 एक्सपोनेंशिएशन 1 2 और उसमें फिर 1 ऐड कर देंगे 3। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो होता है उसकी सेम प्रेसिडेंस होती है, आप कोई भी पहले कर सकते हैं। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से कम प्रेसिडेंस होती है, पर उन दोनों की आपस में एक बराबर होती है, तो आप कोई भी पहले कर सकते हैं। अगर सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर आपने अलाउ किए हुए हैं एक एक्सप्रेशन में, जैसे आपने एडिशन किया हुआ है, सब्ट्रैक्शन किया हुआ है कई जगह एक एक्सप्रेशन में, उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो उसकी तो सेम प्रेसिडेंस है, तो उसके लिए आप लेफ़्ट टू राइट जा सकते हैं। जैसे आपको 5 - 3 - 1 कैलकुलेट करना है, तो आप लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेट करेंगे, आपको आंसर जो मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है? आप जब डिवीजन करते हैं किसी भी नंबर का, सपोज आपने डिवाइड किया 7/3, तो आपने जब 7/3 किया तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2। जब भी आप डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो आपको कोशेंट मिलता है, लेकिन जब आप मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो आपको रिमाइंडर मिलता है। आप 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। तो जब आप मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो आपको जो उसका रिमाइंडर है वो आपको मिलेगा, लेकिन जब आप डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो आपको कोशेंट मिलेगा जो कि है 2, तो आपका आंसर आएगा 2। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर का क्या यूज़ है, क्यों हमें रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोज़ में जानेंगे, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। हम देखते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस कैसे होते हैं। तो the addition operator works with strings, but it is not addition in mathematical science. Instead performs concatenations, मतलब जोड़ना, which means joining step by linking them end to end. जो strings होती हैं उनको ये जोड़ देता है end to end, ये एडिशन नहीं करता है, स्ट्रिंग्स जो होती हैं उनका सम कर देता है। देखिए यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया है फर्स्ट, उसकी वैल्यू डिफाइन की है 10 और सेकंड की 15। जब हम लिखते हैं प्रिंट फर्स्ट प्लस सेकंड और हम प्रोग्राम रन करेंगे, देन वी विल गेट द रिजल्ट 25, बिकॉज इन द फर्स्ट वैल्यू इज स्टोर्ड एज 10 एंड सेकंड इट इज स्टोर्ड 15, सो 10 + 15 वी विल गेट 25। बट दिस इज नॉट द केस विथ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होगा। स्ट्रिंग में अगर आपने फर्स्ट की वैल्यू 100 असाइन की है और सेकंड की 150, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है, आप देख सकते हैं उसमें, और जब आप प्रिंट फर्स्ट प्लस सेकंड लिखेंगे तो वो सीधे आपकी वैल्यू को जोड़ देगा एंड टू एंड, जो 100 है और 150 है उसको सीधे जोड़ के आपको रिजल्ट दिखा देगा 1000150। तो स्ट्रिंग में ऑपरेशंस इस तरीके से परफॉर्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स कैसे दे सकते हैं आप अपने पाइथन के कोड में? तो कमेंट का बेसिकली यूज़ क्या होता है? जैसे आप जब छोटे मोटे प्रोग्राम लिखते हैं तो आप प्रोग्राम देख के समझ जाते हैं कि यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है, इसके लिए ये वेरिएबल यूज़ किया है। लेकिन जब प्रोग्राम बहुत बड़े होने लगते हैं, जब आपने 200-300 लाइन का या हज़ारों लाइन का कोड लिख दिया है, तो फिर आप जब बहुत दिन बाद उस कोड को खोलते हैं और आप समझने की कोशिश करते हैं कोई एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम को कि ये क्या परफॉर्म कर रहा है, इसमें क्या ऑपरेशन हो रहा है, तो आप नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि आप जब प्रोग्राम लिखते हैं उस टाइम आपको समझ में आता है, बाद में आपको मुश्किल होती है, बहुत टाइम लगता है समझने में। तो उसके लिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। कमेंट बेसिकली क्या होता है, जब आप प्रोग्राम लिखते हैं उसी टाइम आप कुछ लाइंस ऑफ टेक्स्ट अपने प्रोग्राम में लिख देते हैं। वो प्रोग्राम रन करते टाइम उसका कोई रोल नहीं होता है, वो केवल जहाँ आप अपने कोड को लिखे हैं वहाँ पे रहता है। वो इसलिए रहता है कि जब कभी बाद में आप प्रोग्राम को खोलें और आपको कुछ समझने का में प्रॉब्लम हो रही है कि आपने ये कोड क्यों लिखा है, तो आप कमेंट्स की वजह से समझ पाएँ कि आपने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। तो कमेंट्स डालने के लिए हमारा जो सिंबल होता है वो होता है हैश। तो यहाँ हम देख लेते हैं एग्जांपल की कमेंट आप कैसे दे सकते हैं। यहाँ हमने x = 1 लिखा है, फिर हमने लिखा है हैश
वेरिएबल नेम, जब आपने यहाँ पे हैश लगा दिया उसके बाद उस लाइन में, ये याद रखिएगा, उसी लाइन में आप जो भी कोड लिखेंगे वो रन स्क्रीन में उसका कोई यूज़ नहीं होगा। वो केवल आपकी जो प्रोग्राम आपने जहाँ लिखा है टेक्स्ट एडिटर में वहीं रहेगा, और उसका ये यूज़ रहेगा कि आप बाद में समझ पाएँ कि आपने ऐसा कोड क्यों लिखा है। तो हमने यहाँ लिख दिया वेरिएबल नेम और फिर प्रिंट किया x, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे आएगा 1। अब जैसे आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख दिया है, बीच में आपने स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट कैलकुलेट किया है, तो आपने वेरिएबल ले लिए हैं ढेर सारे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, परसेंटेज के लिए, लेकिन बाद में आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये सब क्या हो गया है। तो उसके लिए आप कमेंट्स डाल सकते हैं कि ये वेरिएबल हमने इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए लिया है, इस वेरिएबल में हम परसेंटेज स्टोर कर रहे हैं, एसेट्रा, ताकि आप बाद में समझ सकें कि आपने वो वेरिएबल क्यों लिया है। अब मैं आपको आज की ट्रिक बताता हूँ। तो आज की ट्रिक ये है कि आप कमेंट्स लिखना कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आप प्रोग्रामिंग करते रहें और कोडिंग के बीच में कमेंट लिखना ये भी एक बोरिंग टास्क है कि आप बार बार डिफ़ाइन करें कि क्यों आपने ये काम किया है। तो कुछ ऐसा करें कि हमें कमेंट्स लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े या कम से कम ज़रूरत पड़े कमेंट्स लिखने की। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, निमोनिक वेरिएबल नेम्स चूज़ कर सकते हैं। निमोनिक मीन्स, ऐसे तो वेरिएबल नेमिंग के लिए बहुत सारे रूल्स हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, तो उनके हिसाब से ही आपको वेरिएबल की नेमिंग करनी होती है, पर फिर भी आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं आप उसके हिसाब से वेरिएबल का नेम लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 12.5 एंड c इज इक्वल टू a इंटू बी। तो ये हमारा ए बी सी वेरिएबल है। अब अगर आप इसको प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो आपको कमेंट डाल के लिखना होगा कि आपने ए में क्या लिया है और क्यों लिया है, बी में क्या लिया है और क्यों लिया है, और सी में आपने क्या स्टोर किया है। लेकिन अगर आप वेरिएबल नेम इस तरीके से ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे सेकेंड एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आवर इक्वल्स टू रेट इक्वल्स 12.5 एंड पे इक्वल्स आवर्स इंटू रेट, तो इसमें साफ पता चल रहा है कि जो आवर वेरिएबल है उसमें आप घंटे स्टोर कर रहे हैं वर्क करने के, जो रेट वेरिएबल है उसमें आप उसका रेट क्या है पर आवर वो स्टोर कर रहे हैं, और पे में आप उसका टोटल ग्रॉस पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसका पे आया कितना है। तो इससे क्या होगा, आपको कमेंट नहीं डालने पड़ेंगे अपने प्रोग्राम में। आपका जो वेरिएबल नेम है उसी से सीधे पता चल जा रहा है कि आपने उस वेरिएबल को क्यों बनाया और आप उसमें क्या स्टोर करना चाहते हैं। तो ये थी आज की ट्रिक जिससे आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप कैसे बिना यूज़ किए कमेंट्स का अपने प्रोग्राम में वेरिएबल नेम्स ले सकते हैं। तो अगर आपने इससे कुछ सीखा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं बना दूंगा उस पर वीडियो।